बच्चों हम लोग जो है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे बच्चों। तो बच्चों ये जो एनसीईआरटी की हेडिंग है बेटा, तो एनसीईआरटी में हेडिंग है इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, है ना। तो जो एनसीईआरटी की हेडिंग है, हमारा टॉपिक भी यही है। तो इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट सॉल्युबल साल्ट। तो ये हेडिंग है बच्चों, इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो हम लोग फटाफट कुछ पॉइंट में इन चीजों को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो हेडिंग जो है यही है। तो हम लोग जो है हाँ, इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, है ना। ये हेडिंग हम क्या बना लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये हेडिंग एनसीईआरटी की है। जो हेडिंग लिखा था वो भी सही था, लेकिन वही हेडिंग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया। तो इक्विलिब्रिया प्लूरल वर्ड है, इक्विलिब्रिया ऑफ सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ, चलिए फिर से लिख देते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। तो ये हमारी हमारी हेडिंग है आज की। आ, हाँ, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रिया ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, स्पायरिंगली स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट सॉल्युबल साल्ट। तो बच्चों ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग ये बताती है कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसे साल्ट का देखने में इंटरेस्टेड हैं जो स्पायरिंगली सॉल्युबल है। क्या होता है स्पायरिंगली सॉल्युबल की मीनिंग, तो हम लोग उसको देखेंगे और समझेंगे। जैसे अगर हम पहले डिफाइन कर लें कुछ छोटी छोटी बातें इससे जो जुड़ी हुई हैं, तो अगर हम उसको डिफाइन कर लें थोड़ा सा, तो हम जो है टॉपिक पर पहुंच जाएंगे और हम इसी टॉपिक को देखेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी देखेंगे फटाफट। तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं। जैसे पहली बात अगर हम ये कह दें, पहला पॉइंट अगर हम ये कह दें भाई कि आप सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करें कि क्या है सॉल्युबिलिटी, तो सीधी सीधी बात है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature maximum amount of any substance comma maximum amount of any
substance which can be dissolved, which can be dissolved, which can be dissolved in any solvent, which can be dissolved in any solvent, in any solvent is known as solubility, है ना, कामा करके is known as solubility, is known as solubility। अब देखिए दो बातें यहां पर होंगी, फटाफट हम लोग देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम in 100 ग्राम ऑफ, मुझे लग रहा है बात क्लियर है। इन 100, यहां मैंने ऊपर वाला साइन लगा दिया है, फिर से ओके। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ एनी सॉल्वेंट इज नोन एज solubility, is known as solubility of that material, of that substance, that substance, that substance in that particular solvent। तो ये मोटी बातें बहुत पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं, यहाँ पर हम जरूरी बातों पर चर्चा करेंगे फटाफट। यहाँ से दो बात हमें मिलेगी कि इसके बाद हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। इसके बाद जो है अगर हम मोटी बातें करें तो इसके बाद हमें क्या मिलने वाला है, इसका मतलब कि हमें मिलने वाला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये चीज हमको ऑब्टेन्ड होगा, और उसका मैक्सिमम अमाउंट है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम अमाउंट है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड in 100 gram of any solvent is known as solubility of that substance in that particular solvent, है ना। यहाँ से हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, और यहाँ से बच्चों हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, और हमें सॉल्युबिलिटी का पता चलेगा कि वो 100 ग्राम में कितना सॉल्युबल है ना। 100 सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, एंड यहाँ से हमें मिलेगा कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ, है ना, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम सॉल्वेंट, पर 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो देख ले, ये दो जरूरी बातें हमें मिलेंगी, और मोटी मोटी बातें तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी, चलिए ये अगला जरूरी पॉइंट, कि अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तभी वो सॉल्युबल होगा। सॉल्वेशन, है ना, सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्वेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, तो तभी सॉल्यूशन बनेगा, है ना। सॉल्वेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ साल्ट, लैटिस एंथैल्पी ऑफ साल्ट, सॉल्वेशन एंथैल्पी अगर ज़्यादा है
लैटिस इंथैल्पी ऑफ साल्ट से, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, तभी जो है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सॉल्यूशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सॉल्यूशन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना, टेक्स प्लेस। सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तभी होगा जब सॉल्वेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी से ज़्यादा है। मीन्स मोटे तौर पर अगर हम इसको थोड़ा सा आपको समझा दें, तो मान लीजिए कि ये कोई एक मैटर है और हम सभी को पता है कि ये कोई एक सब्सटेंस है। हम सभी को पता है कि ये जो है किससे मिलकर के बना हुआ होगा, ये एटम से मिलकर के आपस में ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम से आपस में मिलकर के बना होगा, है ना। और जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, मान लीजिए किसी सॉल्वेंट में, यहाँ कोई सुटेबल सॉल्वेंट है, यहाँ पर ऐड करते हैं, है ना, तो ये डिजॉल्व तभी होगा, इसका डिजोल्यूशन प्रोसेस तभी होगा जब सॉल्वेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो। मीन्स ये ये अपने आयंस में टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ये अपने आयंस में टूट करके जो एनर्जी रिलीज करेगा वही क्या हो कहलाएगा, सॉल्वेशन इंथैल्पी, है ना। मोटे तौर पर सॉल्वेशन इंथैल्पी क्या है कि जब ये चीज इसमें डिजॉल्व होगी तो ये आयन के फॉर्म में आएगी, है ना। जब ये इसमें डिजॉल्व होगी तो फिर क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। और ये आयंस के फॉर्मेशन में, चूंकि ये क्या है ऑलरेडी, ये क्या हमें क्या पता है कि ये साल्ट है, और जब ये इसमें डिजॉल्व होगा तो ये आयंस के फॉर्म में आएगा, है ना। तो जब ये आयंस के फॉर्म में आ रहा होगा तो यहां से आयंस के फॉर्म में आते समय ये साल्ट जो है आयंस के फॉर्म में आ रहा होगा, तो यहां से क्या निकल जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यही जो एनर्जी रिलीज होगी यही सॉल्वेशन क्या होगी, है ना। यू कैन से यहाँ आयन में आएगा आयंस, और फिर इसके चारों तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से एक बॉन्ड बनाएंगे इसके चारों तरफ। मीन्स जो भी आयन है, मान लो यहाँ पर कोई ऐसे एक तो यहाँ से आएगा, ये आयन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मान लीजिए ये कोई आयन है ना। मान लेते हैं कि ये कोई आयन है इस प्रकार से, तो इसका मतलब कि इसके चारों तरफ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ से इसको घेरेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में जो ये एनर्जी निकल जाएगी, इस पूरे प्रोसेस में जो ये एनर्जी निकल जाएगी वही क्या कहलाएगी, सॉल्वेशन इंथैल्पी। और ये सॉल्वेशन इंथैल्पी ये आपस में जो जुड़ा हुआ है इसकी कुछ लैटिस इंथैल्पी है। तो अगर ये उससे ज्यादा हुआ, सॉल्वेशन इंथैल्पी अगर ज्यादा हुई, तभी डिसोल्यूशन का प्रोसेस पॉसिबल होगा। अच्छा, कुछ तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जैसे CaCl2। जैसे CaCl2 का नेचर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि ये इन्वायरमेंट से सॉल्वेंट को H2O को इन्वायरमेंट से पकड़ ले रहा है ना। मान लीजिए ये जो है हमारे पास क्या है, CaCl2 है, मान लीजिए CaCl2 मटेरियल है, तो इसी के चारों तरफ मान लीजिए ये क्या है, CaCl2 मटेरियल है, ये CaCl2 मटेरियल है, तो इसी के चारों तरफ इन्वायरमेंट से ऐसे वाटर की बूंदें इसके चारों तरफ ऐसे आकर के इस पर चिपक जाएंगी। तो हाइग्रोस्कोपिक मीन्स कि ये हाइग्रोस्कोपिक मीन्स क्या है
कि ये इन्वायरमेंट से वाटर की ड्रॉपलेट को ले लेगा और डिजॉल्व होना चाहेगा, मीन्स ये मोर सॉल्युबल है ना। हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन्स इन्वायरमेंट से जो H2O ड्रॉपलेट है उनको पकड़ के ये डिजॉल्व होना चाहेगा, है ना। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये मोर सॉल्युबल है ना। हमें हमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, हमें प्रयास नहीं करना पड़ रहा है कि ये डिजॉल्व हो। तो ये अपने आप हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है इन्वायरमेंट से जो इन्वायरमेंट से H2O को एब्जॉर्ब करके डिजॉल्व होना, है ना। तो इन्वायरमेंट में वेपर के फॉर्म में H2O है, तो उस H2O को एब्जॉर्ब करके डिजॉल्व होना, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। इसी के उलट अगर हम बात कर ले तो जैसे लिथियम फ्लोराइड एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। जैसे लिथियम फ्लोराइड है तो लिथियम फ्लोराइड इनसॉल्युबल है। अगर हम बात करें लिथियम फ्लोराइड LiF, तो ये कैसा है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो है यू कैन से सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है ना। सॉल्युबिलिटी के लिए हम छोटी छोटी बातें जानते हैं। तो अभी हमारा जो मेन टारगेट है तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP को डिफाइन करने में है। तो इस बात को आप बच्चों समझ रहे होंगे। तो अभी जैसे मोटी मोटी बातें ये हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर यू कैन से साल्वेशन प्रोसेस एक्जोथर्मिक है ना। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक दोनों में वो सारी चीज़ें लागू होती हैं, है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। चलिए हम समराइज करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये इनसॉल्युबल है, अगर जो है कोई मटेरियल हमारे पास है ना, जैसे अगर सॉल्वेशन प्रोसेस सॉल्युबिलिटी है ना, जैसे सॉल्युबिलिटी को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, फैक्टर मतलब सॉल्युबिलिटी कैसे घटेगी या बढ़ेगी, तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो मैं ये यहाँ पर पॉइंट की बात हो जाती है। जैसे अगर ये सॉल्वेशन प्रोसेस है ना, कौन सी प्रोसेस, ये सॉल्वेशन प्रोसेस जो है, सॉल्वेशन प्रोसेस है ना, सॉल्वेशन प्रोसेस ये एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ये एंडो है, अगर ये एक्सो है ना, तो इस हिसाब से अगर ये सॉल्वेशन प्रोसेस एंडो है तो इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऐसा करने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना। अगर ये एक्सोथर्मिक सॉल्वेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसके अपोजिट भी ट्रू है। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का, थोड़ा समराइज कर दिया गया, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट है तो वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को डिफाइन करना और प्रेसिपिटेशन को समझना, राइट। तो मेन चीज यही है आज का टॉपिक। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी में एनसीईआरटी ने जो पॉइंट हमें समझाया है, तो साल्ट की 3 कैटेगरी जो है हम लोग बना लेते हैं। जैसे साल्ट की 3 कैटेगरी है एनसीईआरटी का ये पॉइंट है ना। जैसे जो साल्ट है तो उसको हम 3 कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे, है ना। जैसे जो साल्ट है तो साल्ट की 3 कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है तो पहली कैटेगरी में हम बात कर लेते हैं कि ये सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल कब कहा जाएगा, अगर ये सॉल्युबल है ना, ये क्या है,
अगर कोई साल्ट सॉल्युबल साल्ट में आएगा तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी होगी, अगर वो साल्ट सॉल्युबल है तो सॉल्युबल है तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी तो ये ग्रेटर देन 0.1 एम के आसपास होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0.1 एम। अगर ये स्लाइटली सॉल्युबल है, मान लीजिए कोई साल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर ये 0.1 एम से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वो सॉल्युबल है। अब अगर 0 पॉइंट यहाँ से वो स्लाइटली सॉल्युबल कहा जाएगा, स्लाइटली सॉल्युबल, ये दूसरी कैटेगरी, स्लाइटली सॉल्युबल। स्लाइटली सॉल्युबल कब कहा जाएगा, जब सॉल्युबिलिटी उसकी 0.1 एम से कम हो, है ना, सॉल्युबिलिटी उसकी 0.1 एम से कम हो, इस प्रकार से 0.1 एम, 0.1 एम से सॉल्युबिलिटी कम हो और 0.01 एम से ज़्यादा हो, तो सॉल्युबिलिटी जो है 0.01 एम से सॉल्युबिलिटी कम हो, है ना, और ये किससे ज़्यादा हो, 0.01 एम से, तो हम बोलते हैं कि ये स्लाइटली सॉल्युबल है। ये दूसरी कैटेगरी है ना, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें, ये जो है ये समझ लें आप, ये जो है हमारे पास है पहली कैटेगरी, ये है दूसरी कैटेगरी, और तीसरी कैटेगरी में ये आ जाएगा हमारे पास कि सॉल्युबिलिटी जो है स्पायरिंगली सॉल्युबल। तीसरी कैटेगरी क्या आ जाएगी, स्पायरिंगली सॉल्युबल। हमारा इंटरेस्ट यहीं से है, इसी तीसरे वाले से हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, स्पायरिंगली सॉल्युबल। स्पायरिंगली सॉल्युबल ये तीसरी वाली कैटेगरी है। तो स्पायरिंगली सॉल्युबल की मीनिंग ये है कि यहाँ सॉल्युबिलिटी जो है वो 0.01 एम से कम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है इस केस में सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी इज लेस देन 0.01 एम, है ना, 0.01 एम। अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 एम से ज़्यादा है, इसका मतलब वो साल्ट सॉल्युबल है। अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 एम से ज़्यादा है लेकिन 0.1 एम से कम है, तो हम कहेंगे स्लाइटली सॉल्युबल, थोड़ा सॉल्युबल है। और अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 एम से भी कम है तो हम कहेंगे कि वो स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। तो तीन कैटेगरी के साल्ट हुए, है ना, यहाँ पर तीन कैटेगरी के साल्ट हुए। सॉल्युबल साल्ट अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 एम से ज़्यादा है, स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 एम से ज़्यादा है लेकिन 0.1 एम से कम है, स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 एम से कम है, तो हम कहेंगे कि ये साल्ट स्पायरिंगली सॉल्युबल है। एनसीईआरटी ने तीन कैटेगरी ये बनाया है। ओके बच्चों, तो तीन कैटेगरी के साल्ट मीन्स सॉल्युबल साल्ट, सॉल्युबल
salt, a slightly soluble salt, slightly soluble salt, स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हमारा इंटरेस्ट यहीं से है, स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस थर्ड नंबर से है। अच्छा, यहाँ पर और हमें क्या जान लेना है, यहाँ पर अब हमें टू द पॉइंट बातें करके समझ लेना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कोई साल्ट ले लें, मान लीजिए हमने कोई साल्ट ले लिया, हम इसी कैटेगरी की चर्चा करेंगे। हमने कहा है कि हमारा इंटरेस्ट इसी में रहेगा। तो अगर हम कोई एक साल्ट ले लें, मान लिया हमने ले लिया साल्ट ए बी, है ना, मान लिया हमने ए बी साल्ट ले लिया। चलिए हम जो है फिर से हम मान लेते हैं कि जो साल्ट हम लेते हैं उसका एक फार्मूला बनाते हैं। तो ये हमारा नया पॉइंट, मान लीजिए हमने लिया ए एक्स बी वाई, ऐसा कोई साल्ट लिया। अब अगर इसको हम डिज़ाल्व करेंगे तो सपोज करिए कि इसका जो है यस मोल ही ब्रेक होता है ना। मान लीजिए कि ये सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, मान लेते हैं ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। मान लिया कि ये सॉलिड फॉर्म में है और इसका ए एक्स और बी वाई, ए एक्स और बी वाई, इसका यस मोल ब्रेक होता है ना। तो ये अब जाएगा कहाँ पर, एक्वस फॉर्म में जाएगा। तो हम सबको पता है कि ये बनाएगा, है ना, यक्स ए, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा वाई प्लस और प्लस, है ना, प्लस वाई बी, और यहाँ आ जाएगा यक्स माइनस, है ना, वाई प्लस और एक्स माइनस। उम्मीद है ये साफ साफ नजर आ रहा होगा। और यहाँ एक समय के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ऐसे में जो है अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो के इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस पावर एक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, है ना, इसका यस मूल जाएगा। तो बी, तो ये यक्स यस मोल बनेगा और ये वाई यस मोल बनेगा, है ना। तो ये मामला है भाई। तो नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें, चलिए फिर से लिखते हैं इसको, लिखा वैसे ही जाएगा, थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखे। मान लेते हैं कि, है ना, ये स्टाइक्योमेट्री के अनुसार चल रहा है, छोटी छोटी बातें हैं जिसको बच्चे समझते हैं। तो के, इसका क्या लिखा जाएगा, इसका के लिखा जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई प्लस पावर एक्स इंटू बी एक्स माइनस पावर, अब ये चार्ज है ना, वाई और यक्स यहाँ पर क्या है, जो अंदर प्लस माइनस के साथ लिखा जा रहा है ये चार्ज है। और ये जो स्ट्राइक यक्स और वाई है ये पावर में जा रहा है, तो वाई अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स बी वाई
और यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, सॉलिड है ये, तो इसका कंसंट्रेशन तो लिया जाता है इक्वल टू 1, है ना, ये कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब कि यहाँ से आप समझ लें कि K मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ AX BY सॉलिड इक्वल टू, अब ये आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए वाई प्लस पावर एक्स इंटू बी एक्स माइनस पावर वाई, है ना। तो यही के एस पी है, यही क्या है, के एस पी है। तो दिस के एस पी इज इक्वल टू, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो के एस पी इज इक्वल टू ए वाई प्लस कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक्स इंटू बी एक्स माइनस पावर वाई। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, सभी बच्चे इसमें इसको देख करके जरा सा, मुझे लग रहा है सब समझ रहे होंगे, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा जाता है Mg2+, तो मान लीजिए 2 की वैल्यू y हो, तो हम लिख सकते हैं कि Mg, है ना, y+, यहां पर y इज इक्वल टू क्या होगा, 2। बस इतनी सी बात यहाँ पर है ना। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। अब अगर हम यहाँ पर ये भी इस यस के टर्म में इस कंसंट्रेशन को रख दें, तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, सॉल्युबिलिटी की पावर यक्स है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यस, है ना, इसका कंसंट्रेशन यस है, तो यस पावर यस पावर यक्स और फिर यस पावर, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। तो इसका कंसंट्रेशन हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो ये चीज़ें और भी क्लियर होंगी, तो है ना। तो यहाँ से जो है इसका कंसंट्रेशन, है ना, यक्स मोल, और ये पावर भी ऊपर जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास यस की पावर, है ना, यक्स ए की पावर, यू कैन से यक्स ए जो ए का कंसंट्रेशन है यक्स यस, चलिए इसको हम उसमें लिखेंगे तो और ज़्यादा आप समझेंगे एग्जाम्पल से। अभी आप इसको फटाफट ऐसे देख लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यू कैन से यक्स, है ना, और यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास वाई, और ये पावर लग जाएगा क्या, यू कैन से सिंपली यहाँ पर पावर लग जाएगा वाई, है ना। तो ये हो गया, ये दिस इज के एस पी, दिस इज के एस पी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम नीचे दे दें, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को समझ जाएंगे आराम से। जैसे मान लीजिए हम इसी को समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी तो और चीज़ें आप समझेंगे ही। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया A2B3, है ना, मान लीजिए हमने साल्ट ले लिया A2B3, तो अगर ये यस मोल ब्रेक होगा, तो सीधी सी बात है कि ये यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये 2A बनेगा, और ऊपर कितना जाएगा, +3, और यहाँ से +3
बी बनेगा, है ना। यहाँ से क्या बनेगा, 3b बनेगा, और पावर में क्या जाएगा, -2 जाएगा। अगर आप ध्यान दें, अगर ये यस मोल ब्रेक होगा तो इसका क्या बनेगा, 2s मोल बनेगा, है ना। अगर ये यस मोल ब्रेक होगा तो इसका 2s मोल बनेगा, और अगर इसका यस मोल बनेगा तो ये 3s मोल बनेगा। अब स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ अलग है। अगर अभी हम KSP लिखना चाहें यहाँ से, तो इसका KSP अभी अगर फार्मूले को ऊपर आप लगाएं तो इसका KSP क्या आएगा, यही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो KSP इसका क्या आएगा, 2s पावर 2, है ना। यहाँ से आएगा 2s पावर 2 मल्टीप्लाइड 3s पावर 3, 3s पावर 3। इस कंसेप्ट को विशेष रूप से आप समझें। अब 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 4 जा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहा है, KSP की वैल्यू यहाँ से 108s पावर 5, समझ रहे हैं। ये कितना आएगा, 108s की पावर 5। मुझे उम्मीद है दिख रहा है, बस वही ऊपर मैंने प्रैक्टिकली लिख करके आपको समझा दिया। हाँ, साफ साफ दिख रहा है। तो KSP की वैल्यू इस प्रकार से, मीन्स ऊपर जो इक्वेशन हम बना रहे थे तो हमने उसका एक एग्जाम्पल से उसको समझाना चाहा, है ना। अब जैसे टाइप ऑफ साल्ट की हम बात करेंगे उसमें, तो टाइप ऑफ साल्ट में हम ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो आइए फटाफट हम इक्वेशन लिखना सीखते हैं, तो फिर उसके बाद हम सवाल पर भी चर्चा करेंगे आपसे। तो आइए हम लोग फटाफट इक्वेशन लिखना सीखते हैं। यहाँ मिटा दिया जाए, ओके। तो यहाँ से जो है हम ये सीखेंगे अब टाइप ऑफ साल्ट को कैसे, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा। KSP यहाँ पर क्या है, कुछ चीज हम लोग लिखेंगे। आप लिख सकते हैं KSP जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना। तो आप जरूर लिखें कि KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट, अच्छा इसी टाइप ऑफ साल्ट ये लिखने का जो मेथड है, इसी पर एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। तो हम चाहेंगे कि वो एग्जाम्पल ही आपके सामने डिस्कस कर लिया जाए। बस थोड़ा सा ये टाइप ऑफ साल्ट ये कैसे लिखा जाएगा इसको थोड़ा सा आप देख लें, उसके बाद वो 2 एग्जाम्पल फटाफट आपके सामने डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसे अब अगर मैं ये बताऊं कि हमारा जो इसमें नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, अगर हम ये कह दें कि टाइप ऑफ साल्ट के लिए हम क्या लिखना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य है टाइप ऑफ साल्ट के लिए KSP लिखना। हम चाहते हैं कि हम इसके लिए KSP सभी बच्चे लिखना सीखें। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसके लिए चाहते हैं कि KSP बच्चे लिखना सीखें। तो अगर हम ये बोल दें भैया कि हमारे पास कुछ ऐसे टाइप के साल्ट बनेंगे, तो ए मान लीजिए ए है, ए में हम ये कह दें कि AB टाइप, है ना। हमारे पास कैटेगरी क्या आ जाए, ए जो है इसमें AB टाइप का कोई साल्ट है, बी जो है इसमें AB2 टाइप का साल्ट है ना। जैसे हम अगर बात कर लें सी में जो है, तो चलिए हम बोल देते हैं कि यू कैन से AB3 टाइप का साल्ट है, AB3 टाइप का साल्ट है। और चलिए बस हम बाकी
बाकी अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी बनती है तो आप लिख लेंगे। अगर मान लीजिए डी में हम लोग जो है ये ले लेते हैं A2B3 टाइप का कोई साल्ट है, तो हम फटाफट जो है आइए देख लेते हैं इसकी सॉल्बिलिटी को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम जो है अगर हमारे पास ये ए वाला है, ए बी टाइप ऑफ साल्ट है ना, ए बी टाइप ऑफ साल्ट, तो ये इक्वेशन लिखने से बातें बनती हैं और इसी पर डायरेक्ट सवाल है, तो सवाल भी हम फटाका देखेंगे। तो मामला ये है सर कि जैसे ए बी सॉलिड है, मान लीजिए ए बी हमारे पास साल्ट है। अब ये जब यू कैन से ब्रेक होगा तो चलिए हम यही लिखते हैं। तो ये एक स्टेप लिखना बहुत आवश्यक नहीं है कि इसका ए बी सॉलिड का यस मोल ब्रेक हो रहा है, तो वो फिर क्या बनाएगा, ए प्लस प्लस बी माइनस। तो अगर ये यस मोल ब्रेक होगा तो इसका यस बनेगा, इसका भी यस बनेगा। तो यहाँ से के एस पी लिखने का तरीका सभी को वहाँ से पता ही चल गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों की जगह पर यस मल्टीप्लाइड यस, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यही है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, यस स्क्वायर हो गया। यस स्क्वायर इज इक्वल टू के एस पी। तो यहाँ से यस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में के एस पी, है ना। तो ये चीज जो है लिखने आपको आना चाहिए, ये चीज लिखने आना चाहिए, बहुत ही सरल है। यहाँ पर भी हमने लिखा है, एक दो लिख करके और आपको हम दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पर सवाल डायरेक्ट पूछ लिया गया। फिर यहाँ इस फार्मूले से प्रेसिपिटेशन कैसे पॉसिबल है, हम उस पर भी चर्चा करते हैं, है ना। तो ओके, तो आइए हम लोग जो है ये नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। तो हमारे पास जो है, जैसे मान लीजिए ये बी वाला आप ले लो, मान लो ये जो है बी वाला ले लो आप, जैसे ये चलिए ठीक है यहाँ पर। तो बी में जो है हमने ले लिया AB2 टाइप, AB2 टाइप है ना, AB2 टाइप ऑफ साल्ट, AB2 टाइप ऑफ साल्ट। तो इस सबके एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, इस सबके एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सभी के हैं। जैसे ये ले लो आप, जैसे आप ये सब चीज़ें आप ले सकते हो, यहाँ से देख ये समझा जाए। जैसे ये हो गया BaSO4 हो गया, है ना, जैसे AgCl हो गया, जैसे AgBr हो गया। इसका एग्जाम्पल AB2 टाइप में आप ले लो MgCl2 ले लो, है ना। और AB2 टाइप में बहुत सारे साल्ट बनेंगे, है ना। जैसे आप ले लो MgOH ट्वाइस ले लो। तो इस प्रकार से जो है AB2 टाइप में जो है बात बनेगी। अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि MgOH ट्वाइस साल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइट से संबंध है, जो हमारा मेन कंसर्न है वो इलेक्ट्रोलाइट से है। जैसे यहाँ पर आप ले लो AlCl3 ले लो या FeCl3 ले लो, है ना। जैसे यहाँ से AS2 ले लो, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल सभी के हैं, एक टाइप भले लिख दिया गया है, एग्जाम्पल बहुत सारा है ना। तो एग्जाम्पल जो है 1 2 3 4 नहीं मिलेगा, इसके बहुत से मिलेंगे। तो चलिए इसका हम फटाफट लिखते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसको इसमें नहीं ले जाएंगे। तो जैसे लिखा गया हमारे पास, ये चीज लिखा गया, मान लो,
है ना, मान ये टाइप लिखा गया। इसके लिए KSP कैसे लिखेंगे वो लिखने आना चाहिए, जो कि बहुत सरल है। तो AB2 हम सभी को पता है, तो ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, अब ये सॉलिड है तो ये किसमें ब्रेक होगा, ए, है ना, यहाँ प्लस माइनस चलिए लगाते हैं। तो हम लगा देते हैं A2 प्लस प्लस 2B माइनस, है ना, तो इसका भी यस, इसका कितना, इसका 2s होगा, है ना, इसका 2s। तो इसके लिए जब KSP आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यस मल्टीप्लाइड, है ना, 2s, यस मल्टीप्लाइड 2s पावर 2। ये बात हमें याद रखना है। देखिए कंसंट्रेशन इसका 2s है, ये स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 यानी 4s3, 4s3, है ना। तो यहाँ से अगर हम ये 4s3 इज इक्वल टू KSP, है ना, तो इसका मतलब कि यस पावर 3 इज इक्वल टू KSP अपान 4। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही यस है, यही सॉल्वेबिलिटी है, स्मॉल लेटर से चाहो तो चलिए सब स्मॉल लेटर से कर दे रहे हैं, है ना। अगर इसका यस मोल ब्रेक हो रहा तो यस इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, थर्ड रूट ऑफ KSP अपान 4, यहाँ थर्ड रूट हो गया। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आप किसी का भी लिख सकते हैं। चलिए हम डी और लिख देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि आप बाकी का आराम से लिख लेंगे। जैसे सी वाला है, ये चलिए इसमें डी, सी आप स्वयं लिख लेंगे, डी सी आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। डी मैं लिख रहा हूँ A2 B3 टाइप ऑफ साल्ट, है ना, टाइप ऑफ साल्ट। तो A1B1 के फॉर्म में तो हमने लिखा ही है, आइए इसमें डायरेक्ट हम एग्जाम्पल का ही लिख देते हैं, AS2S3, है ना, आर्सेनिक सल्फाइड, इसका नाम क्या होगा इस साल्ट का, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, इसी एग्जाम्पल का ही लिख देते हैं हम। तो जैसे आप सबको पता है कि ये अगर ब्रेक होगा तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड अगर ये ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब 2AS3 प्लस और प्लस 3S2 माइनस, है ना, ये ऐसे बनेगा। अब अगर हम इसका KSP लिखे तो ये तो लिखते नहीं है, तो अगर ये यस मोल टूटेगा तो ये इसका 2s बनेगा, इसका 3s बनेगा। इस टाइको में ये तो ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन है, ये सिर्फ क्या है, कंसंट्रेशन है। स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट तो यहां है जो कि अलग से पावर में जाएगा। ये तो इसका क्या है, आर्सेनिक का कंसंट्रेशन 2s, इस यस की वजह से स्टाइकियोमेट्रिक पावर तो अभी अलग से है, तो जो वो पावर में जाएगी ही। अगर हम यहाँ से KSP लिखेंगे तो KSP कितना आ जाएगा, 2s का पावर 2 मल्टीप्लाइड 3s का पावर 3। अब यहाँ आप चाहे तो हाँ, अब ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास KSP इज इक्वल टू 4s2 मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9 3 जा 27s3। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा 108s पावर 5, दिस इज इक्वल टू KSP। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पर बच्चों, बहुत सीधी सीधी बातें हैं, सब कुछ बहुत सीधा सीधा है। अगर हम सॉल्युबिलिटी यानी यस की बात कर लें, है ना, चलिए स्मॉल लेटर ये स्मॉल लेटर, है ना। तो अगर हम यस की बात कर लें कि यस इज इक्वल टू, है ना, यस इज इक्वल टू, ये प्रैक्टिस करके तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KSP अपान 108, और ये अंडर रूट में कौन सा रूट निकलेगा, ये फिफ्थ रूट निकलेगा, है ना, यहां पर लग जाएगा क्या, फिफ्थ। तो ये इसकी क्या है, यहां पर यस क्या है,
यहाँ पर यस क्या है, यही सॉल्युबिलिटी यही क्या है, सॉल्युबिलिटी है ना। यहाँ पर यस क्या है, यस ही जो है सॉल्युबिलिटी है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए हम एनसीईआरटी का डायरेक्ट इसी पर पूछा गया क्वेश्चन देख लेते हैं फटाका, है ना। एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन की बात हम लोग करेंगे, राइट। हम लोग प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे और हम लोग देख लेते हैं इसी पर बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चन। तो बच्चों हम लोग जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ जैसे अगर हम जल्दी से क्वेश्चन लिख दें तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आयनिक प्रोडक्ट है ना, और आयनिक प्रोडक्ट में जो है आयनिक प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन में क्वेश्चन किया जाता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात कर लें तो आप देख लें कि मेरे सामने मैंने एनसीईआरटी ले रखा है आपके सामने। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मेरे वाले में जो दिया गया है 7.26 है ना, ये एग्जाम्पल ही है। अगर हम लोग एग्जाम्पल भी करें तो ये एग्जाम्पल ही भी है, तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है 7.26 7.26। तो 7.26 में कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 है ना। तो अब आप देख लीजिए A2X3 की क्या हमें कैलकुलेट करना है, इसकी हमें कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी। इसके लिए हमें यस पूछ रहा है क्या है, और इसी साल्ट के लिए जो KSP है वो गिवन है बच्चों 1.1 इंटू 10⁻⁻23 है ना। तो ये हमसे पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी बता दीजिए। तो देखिए ये दो चीज दिया गया है तो हम फटाका इक्वेशन लिख लेंगे। तो जैसे A2X3 अगर ये इसका यस मोल ब्रेक होगा तो इसका मतलब कि 2A3 प्लस प्लस A2A3 प्लस 3X2 माइनस है ना, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो इसका भी यस बनेगा, इसका 2 यस बनेगा और इसका 3 यस बनेगा, है ना। तो यहां से KSP हम लिखेंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कैन से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 का पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अभी अभी हम लोगों ने किया 108 पावर 5। ये हमसे यस पूछ रहा है, KSP गिवन है, तो हमें पता है कि यस इज इक्वल टू ये बनेगा √KSP अपान 108 और यहाँ फिफ्थ रूट निकलेगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये दिया गया है 1.1 इंटू 10⁻⁻23 और यहाँ से मामला आ जाएगा अपान 108 और ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये फिफ्थ रूट निकलेगा। ठीक है बच्चों। तो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर पावर बढ़ाएं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में। आप बात को जरा समझें, अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ एक बढ़ जाएगा, फिर मैं यहाँ एक जीरो बढ़ा दूं तो यहाँ फिर से एक बढ़ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 110 इंटू 10⁻⁻25 और है ना
इंटू 10⁻⁻25 अपान 108। अब अगर आप विचार करें, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी यू कैन से इसमें लगी हुई है, तो ये दोनों लगभग इक्वल हैं। तो ये लग यानी फिफ्थ रूट इसका निकालना है, तो इसको हम लगभग इक्वल टू यानी यस जो है वो लगभग इक्वल टू क्या आएगा, ए बी वही। अगर हम इसको डिवाइड ही करें, मान लीजिए यहाँ पर, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, लगभग नहीं लिखेंगे, 110 डिवाइडेड बाई बस 2 डिजिट तक 108, तो 1 जा 108, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 है ना, यहाँ पर 9, पूरा 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम पॉइंट लगाएं, क्योंकि ये फिर वो 5 में जाएगा है ना, तो फिफ्थ रूट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, हाँ, तो यहाँ फिफ्थ रूट निकालना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसको अगर हम इक्वल मान लें, है ना, ऐसे सवाल में अगर आप ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो वो सही माना जाएगा। अगर हम इसको इक्वल मान लें तो ये कैंसिल आउट हम कर देते हैं, तो ये बचेगा यहाँ फिफ्थ रूट में 10⁻⁻25, और इसका फिफ्थ रूट क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5। और सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है बच्चों, आपको जानना चाहिए, मोल अपान लीटर, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। आप देख लें डायरेक्ट लिखने के तरीके। मैं क्वेश्चन एक बार फिर समझा दूं, ये एग्जांपल है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। A2X3 की सॉल्युबिलिटी आपसे पूछ रहा है, KSP इसका दिया गया है। इसके लिए इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसके लिए इस प्रकार से हम सॉल्यूशन पा सकते हैं, है ना। तो मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिया हूँ। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 इन प्योर वाटर, एज्यूमिंग दैट नाइदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विथ वाटर। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2X3 कामा KSP जो है वो दे दिया गया है ना। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी देखिए एक सवाल और है, एक सवाल और है, तो उस सवाल को भी देखिए फटाफट। इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। देखिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, ये उसका सॉल्यूशन है। बहुत मोटी बात है, ये साल्ट हमें गिवन है, इसका सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, क्या होगा, KSP इसका गिवन है। हम KSP निकालने का रास्ता ये जानते हैं, सॉल्युबिलिटी हमने निकाल लिया 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। अगला जो एग्जांपल है 7 पॉइंट, बच्चे जो है वरुण बेटा, सौरी बेटा और सभी बच्चे जो है, अभिषेक बेटा है ना, विशाल बेटा, सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटे आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी जो है वो ओपन कर लें। आयुष बेटा है ना, और कार्तिक जी, सभी लोग एग्जाम्पल ही ओपन करके सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। वहाँ से आप लिख लें, यहाँ मैंने समझा दिया है ना, और मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। तो जैसे यहाँ आप देखें, अगला सवाल में हमें 7.27 में हमको ये कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ KSP ऑफ 2 स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट। तो हमें 2 स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट दिया गया है, NiOH ट्वाइस। अब देखिए एनसीईआरटी ने इसको साल्ट कहा है, NiOH ट्वाइस, और AgCN है ना। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन चल रहा है AgCN। अब इसका जो KSP है, इसका जो है KSP, इसका KSP और इसका KSP हमको दे रहा है। इसका KSP क्या दे रहा है, 2 × 10⁻⁻15, 2 × 10⁻⁻15, और इसका KSP दे रहा है 6 × 10⁻6 × 10⁻⁻17
17, है ना। तो ये KSP दे रहा है। अब ये पूछ रहा है कि व्हिच साल्ट इज मोर सॉल्युबल एक्सप्लेन। तो इन दोनों में, है ना, इन दोनों में ये पूछ रहा है व्हिच साल्ट इज मोर सॉल्युबल, व्हिच साल्ट इज मोर सॉल्युबल, है ना, एक्सप्लेन। तो ये ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो हमें कुल मिलाकर के हमसे क्या चाहता है कि हम इसके NiOH ट्वाइस के लिए भी क्या निकाल ले, सॉल्युबिलिटी निकाल ले, और क्या निकाल ले, AgCN के लिए भी हम क्या निकाल ले, सॉल्युबिलिटी निकाल लें। जिसकी ज्यादा होगी वही मोर सॉल्युबल है। व्हिच साल्ट इज मोर सॉल्युबल, तो कौन सा मोर सॉल्युबल है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बात कर लें आपसे, तो कौन सा मोर सॉल्युबल है ये हमें चेक करना है। चलिए हम पहले वाले का देखते हैं। जैसे क्वेश्चन सोल्यूशन सब आप यहाँ से ही सोल्यूशन जो है आप ले सकते हैं। अब सोल्यूशन में ये कुछ चीजें हैं गिवन हैं। तो जैसे या हमें पता है NiOH ट्वाइस को जब हम ये ब्रेक होगा तो Ni2++2OH-, अगर ये यस होगा तो फिर ये यस और ये 2s। तो यहां से अगर हम KSP निकालेंगे NiOH ट्वाइस के लिए, तो मोटी बात है कि ये निकलेगा यस मल्टीप्लाइड 2s का स्क्वायर। तो यहां से बहुत मोटी बात है कि ये क्या बन जाने वाला है ना। बहुत ही मोटी बात है ये सब, है ना। हम इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी KSP की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है 2×4s³, है ना। तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में KSP, अंडर रूट में क्या हो जाएगा KSP अपान 4। और यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए यू कैन से थर्ड रूट इसका निकलेगा। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। जैसे इसका कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इसका कितना दिया गया है, 2 दिया गया है के NiOH का, NiOH ट्वाइस, है ना, NiOH ट्वाइस। तो हाँ मेरे ख्याल से मैंने सही तो लिखा है। हाँ NiOH ट्वाइस का ही ये दिया गया है। और फिर AgCN का भी दिया गया है ना। तो यहाँ से जो है हाँ तो हम लोग फटाफट इसको निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। हाँ यही दिया गया है। तो KSP जो है मैं मिला रहा था, तो KSP इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻, क्या, -15, 2 इंटू 10⁻⁻15, है ना। तो यहाँ से 15 अपान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, थर्ड रूट निकलेगा। तो यहाँ से अगर हम एवरेज बात करें तो ये एवरेज निकल रहा है लगभग, हम अगर बात कर लें तो 1/2 का थर्ड रूट है। और ये रूट से बाहर 10⁻⁻5। मुझे लग रहा है कि ये सभी बच्चे समझ रहे होंगे, चलिए फिर से लिखते हैं इसको हम। ये आंसर क्या आएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर 1/3 मल्टीप्लाइड 10⁻, ये -5 इसका निकल आएगा। दूसरे वाले का देखिए,
जैसे ये हमारे पास है AgCN, AgCN ये जो है Ag+Cn माइनस इसका यस तो इसका यस इसका भी यस। अगर हम KSP लिखेंगे तो ये यस स्क्वायर और यस इज इक्वल टू √KSP, ये वैल्यू दी गई हमको, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट में 6 इंटू 10⁻⁻17, तो ये क्या आने वाला है, √6 मल्टीप्लाइड। अब अगर हम यहाँ ये बोल दें तो भी आप देख रहे हैं कि ये मान लेते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम यहाँ 0.6 कर दें, है ना, अगर हम यहाँ 0.6 कर दें तो ये आ जाएगा 10⁻⁻8। तो आप देख रहे हैं कि 10⁵ ज़्यादा है, यहाँ ये यस निकला, तो 10⁵ ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो NiOH ट्वाइस है मोर सॉल्युबल है ना। यहाँ से कंक्लूजन आपको क्या मिल रहा है कि 10⁻⁻5, यहाँ से कंक्लूजन यही मिलेगा ना कि 10⁻⁻5 इज वेरी वेरी ग्रेटर, है ना। ये 100 टाइम्स देखिए ज़्यादा बन रहा है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो ये बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁻5 ये बहुत ज़्यादा है, 1000 टाइम 10⁻⁻8 से। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि NiOH ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल, है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल डायरेक्ट जो लिखने का मेथड है उसी पर था। तो डायरेक्ट लिखने के मेथड पर ही ये था, है ना बच्चों। तो हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम करेंगे, अब इसमें जो नेक्स्ट बात हमको जानना है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। तो आइए उसको जानते हैं और उस पर सवाल भी देखते हैं। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ जो हमें जानना है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP एंड प्रेसिपिटेशन, KSP एंड प्रेसिपिटेशन। इस टॉपिक को आप ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो यहाँ जो हमारे पास टॉपिक है इस समय, तो वो है बच्चों KSP एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें चर्चा करना है, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP एंड प्रेसिपिटेशन, है ना। तो ये टॉपिक जो है हम लोग समझते हैं क्या है। तो बच्चों बहुत मोटी मोटी बात है कि अगर स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट का हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं और फिर जो है उसमें इक्विलिब्रियम आए, हम यहाँ बिल्कुल एकदम पॉइंट को समझने वाली बात है। मान लीजिए कि ये जो है एक सुटेबल सॉल्वेंट है और इसमें हम डिजॉल्व कर रहे हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट, साल्ट को इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। तो हमें क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए तभी हम KSP लिख सकते हैं। ये बात फिर समझ लीजिए, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है,
हमने इसमें साल्ट तब तक मिलाया जब तक कि हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना प्राप्त हो, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बनेगा, साल्ट ब्रेक होंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम। साल्वेशन प्रोसेस होगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तभी हम KSP को लिख पाएंगे। अब ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई भी सॉल्यूशन बनाएं और KSP लिखें, तो KSP नहीं लिखा जा सकता। तब आयनिक प्रोडक्ट लिखा जा सकता है, KIP तब लिखा जा सकता है। KSP के लिए जो आवश्यक कंडीशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर KSP लिखा जाएगा। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है तो KIP लिखा जाएगा। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सुटेबल सॉल्वेंट है और हमने इसमें जो है साल्ट मिलाया, स्पायरिंगली सॉल्युबल साल्ट को यहां डिसॉल्व किया, तो अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना, अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना, नॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, नॉट फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉट फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना अभी, तो हम इसके लिए KSP नहीं लिख पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, KIP लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, KIP लिखेंगे। आप ध्यानपूर्वक इस बात को समझें। तो बच्चों, यहां से ये कंडीशन है, यहां से ये कंडीशन है कि यदि, है ना, KSP इज ग्रेटर देन KIP, KIP कब लिखा जा सकता है, एट एनी कंसंट्रेशन, है ना। इसको कब हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन। ये बात समझिए, KSP को लिखने के लिए केवल और केवल सैचुरेटेड कंडीशन ही, इसी कंडीशन पर हम इसको KSP को लिख पाएंगे। किसी साल्ट के सैचुरेटेड कंडीशन पर, किसी पर नहीं लिख पाएंगे। अगर KSP ग्रेटर देन KIP है तो इसका मतलब कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और नो प्रेसिपिटेशन, नो प्रेसिपिटेशन, नो PPT, नो प्रेसिपिटेशन, नो PPT, कोई PPT नहीं बनेगा। पहली कंडीशन है। और अगर KSP नंबर 2, अगर KSP इक्वल है KIP के, तो फिर आयनिक प्रोडक्ट, है ना, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट। इस देखिए, यहां से मैंने अंतर समझाने का पूर्णतया कोशिश किया है कि KSP तभी लिखा जा सकता है जब सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाया हो हमने। अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं, मतलब इसके लिए इसका एक फिक्स अमाउंट होगा ना,
इस साल्ट का क्या होगा, फिक्स्ड अमाउंट होगा। फिक्स अमाउंट इसमें डिजॉल्व होने के बाद तभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। इसका तो कोई अमाउंट हो सकता है, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है इसका। तो इसका मतलब यहां क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, यहां भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो पीपीटी ऑब्टेन्ड, नो पीपीटी ऑब्टेन्ड, नो पीपीटी ऑब्टेन्ड। तीसरे ही कंडीशन में पीपीटी बनेगा। तो तीसरी जो कंडीशन होगी, के एस पी इज लेस देन के आई पी, तो यहां सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और यहां पीपीटी ऑब्टेन्ड, प्रेसिपिटेशन होगा। यहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यहां प्रेसिपिटेशन होगा, यहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो पीपीटी ऑब्टेन्ड, यहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो पीपीटी ऑब्टेन्ड, यहां प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी ऑब्टेन्ड, पीपीटी ऑब्टेन्ड, प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी ऑब्टेन्ड, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, पीपीटी नो ऑब्टेन्ड, यहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो पीपीटी ऑब्टेन्ड। समझ लें आप। जैसे मान लीजिए कोई ए बी एक साल्ट है, कंडीशन, मान लीजिए कोई ए बी एक साल्ट है ए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ये सॉलिड है, ये है ना, ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या बन गया, क्या बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। तो ए प्लस प्लस बी माइनस, तो हम लिखेंगे के एस पी, हम क्या लिखेंगे, के एस पी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी माइनस, कंडीशन बी, कंडीशन बी। यहां आप बात समझ लें, क्या कहना चाह रहे हैं हम। यहां आपने यही ए बी सॉलिड स्पाइरली सॉल्युबल साल्ट लिया, यहां पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बना, फिर भी अब ये ब्रेक तो होगा ही कुछ ना कुछ, अगर आप डिजॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक ही होगा। तो ए प्लस प्लस बी माइनस, तो यहां आप के एस पी नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए आप के एस पी नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए आपको लिखना होगा के आई पी, तो ये हो जाएगा ए प्लस इंटू बी माइनस। कभी कभी बच्चे सोचे गुरु जी दोनों वही लिखे हैं, क्या बतला रहे हैं भैया, ये वाली जो स्थिति है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद ये लिखा जाएगा, यानी यहां कंसंट्रेशन एक फिक्स होगा, ए बी का कंसंट्रेशन फिक्स है, इसमें किसी भी कंसंट्रेशन पर ये लिख दिया जाएगा। यही तीन कंडीशन यहां लगा दी गई है। आइए हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये बात मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। तो बच्चों हम लोग जो है
एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग जो है ये सवाल करते हैं, जो भी कंसेप्ट आपने सीखा पढ़ा उसी पर बेटा ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आप एक्सरसाइज को अपनी ओपन भी करके लास्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं। और कभी कभी कुछ बुक में ये जो गिवन डेटा है बेटा ये नहीं है ना, आप देख लें, ये गिवन डेटा ये तीनों गिवन डेटा, ये चारों ए बी सी डी गिवन डेटा नहीं है। लेकिन अगर ये गिवन डेटा नहीं है तो फिर आप सवाल कर ही नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो मिसप्रिंट की वजह से ऐसा होगा। ये गिवन डेटा होना आवश्यक है, तभी ये सवाल हो पाएगा, है ना। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन इसका जो है देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। देखिए ये कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन in 0.1 mHCl solution saturated with, है ना, saturated with H2S is 1.0 into 10 to the power minus 19 m। ठीक है ना। देखिए कंसंट्रेशन, है ना, सिंपल सी बात है। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन 0.1 mHCl solution saturated with H2S is 1.0 into 10 to the power minus 19 m, है ना। तो हम लोगों ने क्या, हमें इस लाइन से क्या मिल रहा है, यहां से यहां तक की लाइन में हमें क्या मिल रहा है कि ये सल्फर का, जैसे मान लीजिए हमारे पास आप देखें, अगर ये H2S अगर ये ब्रेक करेगा, H2S टूटेगा, मान लीजिए जो भी इसका कंसंट्रेशन है, अगर मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन यम है, तो अगर ये ब्रेक करेगा तो ट्वाइस H प्लस प्लस S माइनस माइनस, तो इसका भी तो यम ही रहेगा ना, है ना। तो अब ये सवाल में हमसे क्या कह रहा है, सवाल को फिर से समझें कि if 10 ml of this is added to 15 ml मीन्स ये सल्फर का यस का कंसंट्रेशन हमको दिया गया है, सल्फर का कंसंट्रेशन ये हमको दिया गया है, ठीक है। और अगर इसका 10 ml आप समझे, इसका 10 ml 5 ml में ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 ml। इसका अगर 10 ml 5 ml में ऐड कर दिया जा रहा है। देखिए सवाल को फिर से हम लोग समझें, एनसीईआरटी का सवाल हमारे पास है, एनसीईआरटी मेरे हाथ में भी है। द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन इन 0.1 mHCl solution saturated with हाइड्रोजन सल्फाइड इज, है ना। तो ये बुक हमारे हाथ में भी है। तो मोटी बात ये है कि जैसा हमने कहा कि अगर ये ब्रेक होगा तो इसका यहां जो कंसंट्रेशन रहेगा वही यहां भी रहेगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसका 10 ml, अब इस मिक्सचर का हम क्या ले लिए 10 ml और 5 ml इन सभी के सॉल्यूशन में मिलाएं तो कुल मिलाकर के जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो 10 ml और 5 ml, है ना। अब आप ध्यान दें तो यहां से ये हमें एक बात मिल रही है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना मिल रहा है,
टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मिल रहा है 15 ml, है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें मिल रहा है 10 ml का, 5 उसमें ऐड कर दो तो 15 ml ये बन जाएगा। मोटी बात है, बस एक एक बार वो कह रहा है अलग अलग बार, है ना। यहां से सवाल को आप समझिए, एक बार इसका ले लो 5 ml, फिर इसका लो, फिर इसका लो, फिर इसका लो। अभी पूछ रहा है इन विच ऑफ दिस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस, यानी जब हम इस सॉल्यूशन को मिलाएंगे, समझिए सवाल को समझिए। ये है हमारे पास 10 ml, है ना। यहां से है हमारे पास, ये है 10 ml, ये है हमारे पास 10 ml सॉल्यूशन, ये है 10 ml, जिसमें H2S का कंसंट्रेशन है, H2S का कंसंट्रेशन है, H2S का कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁻⁹ H2S का कंसंट्रेशन इसमें ये गिवन है, इसका 10 ml है। और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसके साथ है 0.1 mHCl के साथ है ना। अब इसी सॉल्यूशन में एक बार 0.04 m का FeSO4 का मिलाओ। चलो इसमें जो है ये हमारे अच्छे मार्कर है ना, ये कह रहा है कि एक बार आप इसका मिलाओ, इसका क्या ले लो 5 ml, इसका ले लो। चलो यहां ले लेते हैं, यहां ले लिया हमने इसका 5 ml, कितना ले लिया 5 ml, किसका लिया FeSO4 का, इसका लिया 5 ml। अभी कह रहा है इसी दोनों को मिला दो। जब हम इस दोनों को इसको उठा करके, इस सॉल्यूशन को उठा करके इसमें मिला देंगे तो 15 ml नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर कह रहा है MnCl2 का भी सबका करो, बार बार एक बार इसके साथ ये प्रोसेस करो, फिर इसके MnCl2 के साथ करो, फिर ZnCl2 के साथ करो, फिर कैडमियम क्लोराइड के साथ करो। तो वो पूछ रहा है कि किसका प्रेसिपिटेशन आएगा, और KSP सबका दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे KIP निकाल लेंगे सभी का। तो KIP निकालने के लिए अब देखिए, जैसे हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि मैं सवाल को एक्सप्लेन ही कर रहा हूं कि आपको पूर्णतया सवाल समझ में आ जाए। तो इसके लिए एक बार FeSO4 मिलाया जाएगा इसमें, तो यहां से एक जब इस दोनों को आप मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा FeS बनेगा। अब अगर आप MnCl2 को मिलाते तो क्या बनता, MnCl, अगर इस जगह हम MnCl2 रखते तो यहां पर MnS बनता। अब बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेशन होगा तभी बनेगा, है ना। वही देखिए यहां सबका दिया भी गया है। अब अगर आप ZnCl2 मिलाते तो यहां पर ZnS बनेगा, है ना। अब अगर आप CdCl2 मिलाते तो यहां पर CdS बनेगा। और इसी के लिए KSP जो है यहां दिया गया है, KIP हम निकालेंगे। तो KIP कैसे निकालेंगे भाई, हमें जो है पहले सल्फर का कंसंट्रेशन पता हो, यहां से आप समझिए इस सभी के लिए हमको क्या निकालना है KIP। तो KIP अगर सभी के लिए हम निकालेंगे तो हमें चाहिए कि हम निकालेंगे Fe2 प्लस इंटू S2 माइनस,
फिर क्या निकालेंगे, Mn 2 प्लस इंटू S2 माइनस, फिर क्या निकालेंगे, Zn 2 प्लस इंटू S2 माइनस, फिर क्या निकालेंगे, CD2 प्लस फिर इंटू S2 माइनस। अब अगर इसका कंसंट्रेशन, 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 अगर ये हमें पता है तो ये हम निकाल लेंगे और फिर हम चेक कर लेंगे कि भाई के एस पी अगर कम होगा के आई पी, जिसके के आई पी से के एस पी कम होगा प्रेसिपिटेशन वही होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। अभी जैसे इसमें तो इसका कंसंट्रेशन ये दिया गया, लेकिन जब ये 15 ml हो जाएगा, अब देखिए मोटी बात है कि यहां पर सिंस 10 ml वॉल्यूम इन 10 ml वॉल्यूम में यहां से जो कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस ये है आपका कितना, कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस कितना है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है बच्चों, अब कंसंट्रेशन सो अगर ये 1 ml वॉल्यूम हो जाए तो यहां कंसंट्रेशन S2 माइनस का क्या हो जाएगा, बात जरा समझा जाए, है ना। 10 ml में कंसंट्रेशन ये है, अगर ये 1 ही ml होता है ना, तो फिर कंसंट्रेशन इसका क्या हो जाता, अगर ये 1 ml हो जाता तो इसका कंसंट्रेशन इसमें जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ना। हमें जो है क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है सभी का, कंसंट्रेशन निकाल करके हमें वो चीज कैलकुलेट कर लेना है। प्रोसेस को समझें, है ना। क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, अगर ये 1 ml होता, मान लीजिए इसको हम 1 ml कर दें, तो अभी इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 10। लेकिन हमने वॉल्यूम टोटल कितना किया, 15 ml, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फिर अगर ये 15 ml, भाई अगर वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगा, अगर ये 15 ml वॉल्यूम कर दिया जाए तो S2 माइनस का कंसंट्रेशन 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 10/15। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के ये कितना आ जाएगा, यहां से अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 ही रह जाएगा, यहां अगर हम इसको 20 बना दें तो ये 100 हो जाएगा। 100 में अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो 6 जा, है ना, और ये 90, तो फिर 10 आ जाएगा, तो 0.6 बार, कार्तिकेय बेटा मैं 6 बार लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो चलो अच्छा 6 7 लिख दे रहा हूं, वहां 6 बार लिखा हूं कार्तिकेय बेटा, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। ये क्या मिल गया, S2 माइनस का कंसंट्रेशन। देखिए सभी में S2 माइनस चाहिए हमको। अब जरा विचार करिए, यहां पर S का कंसंट्रेशन मिल गया,
अब समझिए इसका 5 ml लेना है, इसका भी एक एक बार लेना है, एक बार इसका 5 ml लो, इसके 10 ml में मिलाओ। इसका मतलब कि अगर हम सभी का 5 ml लेंगे तो सभी में देखिए इसमें भी एक ही Fe है, इसमें भी एक Mn है, इसमें भी एक Zn है, इसमें भी एक Cd है। इसका मतलब सभी का कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि बराबर है। अगर ये फार्मूला आपकी नजर में बैठ रहा है, जैसे FeSO4 एक बार लिया गया है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबका उतना ही लिया जा रहा है। कंसंट्रेशन देखिए सभी का कितना है, सभी के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी कितना 0.04। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं, आप देखिए विचार करें, हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस विल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ MnCl2, this will equal to concentration of ZnCl2, this will equal to concentration of CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। और ये दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां दिया गया है 0.04 m, तो ये है 0.04 m। मान लीजिए ब्रेक होगा तो यहां से मिलेगा क्या, यहां से मिलेगा आपको क्या, Fe2+ का कंसंट्रेशन, यहां से क्या मिलेगा Mn मैंगनीज 2+ का कंसंट्रेशन, यहां से क्या मिलेगा Zn2+ का कंसंट्रेशन, है ना। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपका, देखिए मैं चाहता तो 1 मिनट में सॉल्व कर देता, मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूँ खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, और मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाया। अब ये जल्दी से करेंगे तो जल्दी से भी आ जाएगा, वैसे तो 1 ही सेकंड में फटाफट ये गुणा भाग यही एक ही लाइन में करके 2 लाइन में आंसर। लेकिन समझिए, कंसेप्ट को समझिए, Zn2+ यहां से Cd2+, और ये भी कितना आता 0.04 m। लेकिन ये कंडीशन तब के लिए है जब 5 ml की बात है, ये तब ट्रू है, ये चीज तब ट्रू है जब ये कितना हो 5 ml हो। लेकिन ये तो 15 ml हो जा रहा है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा कंसंट्रेशन घटेगा। हम ये मोटी बात जानते हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। ये मोटी बात आप जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री है वहां से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नॉर्मल सी बातें हैं, तो इसका मतलब हम किसी एक का कंसंट्रेशन निकाल लें, सबका मिल जाएगा, और फिर हम KIP निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए S2- का कंसंट्रेशन हमें मिल ही गया। अब अगर इसमें से सब ये बराबर ही है तो कोई एक मिल जाए, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो KIP मिल जाएगा, अब KSP से हम चेक कर लेंगे। चलिए तो अब हम निकालेंगे इसका कंसंट्रेशन। ये 5 ml में 0.4 m है, तो 15 ml में, ये 15 ml में वॉल्यूम 15 ml, वॉल्यूम इक्वल टू 15 ml, तो इसमें जो कंसंट्रेशन होगा, अब सब बराबर ही है, किसी एक का ले लेते हैं, तो मान लिया Fe2+ का जो कंसंट्रेशन होगा, अब अगर समझ लीजिए अगर ये 5 ml रहा होता तो ये इतना रहता, लेकिन ये 15 ml हो गया, तो इसका मतलब 0.04 इंटू 5/15। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20, तो यहां से हो जाएगा 0.2 है ना, तो
तो 0.5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.2/50। तो डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो 10⁻⁻² ही कर दें तो सीधा ये 20 बन जाएगा। तो देखिए ये हम लिख सकते हैं यहाँ से 20/15 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², ये लिख सकते हैं। अब यही सबका कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो 15 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 1 जा, है ना, और फिर 15 1 जा 5 हो जाएगा, 15 3 जा, फिर 3 3 जा जाने लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 1.3, है ना, 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻², है ना। ये इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, सब मोल पर लीटर ही निकल रहा है ना। ये इसका कंसंट्रेशन मिल गया। तो KIP निकालते हैं हम लोग, यानी यही किसके बराबर है। अगर हम बात कर लें तो भाई यही जो है, यही कंसंट्रेशन Fe2+ का होगा, यही कंसंट्रेशन किसका होगा, Mn2+ का होगा, है ना। बाकी सभी का यही कंसंट्रेशन होगा, यही वाला कंसंट्रेशन होगा। तो KIP निकाल लेते हैं, सवाल को यहाँ मिटा देते हैं। यहाँ इसको सवाल की कोई आवश्यकता है नहीं, आपने लिख लिया होगा। तो चलिए KIP निकाल लेते हैं। KIP निकाल करके इससे हम देख लेंगे कि किसका कम और किसका ज्यादा है। तो KIP जो है हो जाएगा, KIP इज इक्वल टू, चलिए पहले का ही निकाल लेते हैं, Fe2+ इंटू S2-, कंसंट्रेशन रख देते हैं। Fe2+ का 1.3 इंटू 10⁻³ 3 जा रहा है, 3 4 कर दें, गुणा भाग करने में प्रॉब्लम होगी, चलिए 3 ही रहने देते हैं। 1.3 इंटू 10⁻², यही रहने देते हैं, गुणा भाग जल्दी से कर लेंगे। और यस का भी है 6.67, है ना, तो ये हो गया 1.3 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड, इसका क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻20। तो देख लें आप, इस 1.3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो, है ना, 1.3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, है ना, 13 से 1 जा 91 to 1 कैरी 9, 13 6 जा 78 प्लस 9, 87 to 7 कैरी 8, 13 6 जा 78, 78 प्लस 8, 78 प्लस 8 86, डेसिमल कितना 3 पॉइंट पर, इंटू 10⁻⁻², है ना, 10⁻⁻², है ना। यहाँ से हम देख सकते हैं 13 7 जा 91 to 1 कैरी 9, 13 6 जा 78 प्लस 9 87 कैरी 8, 13 6 जा 78 प्लस 8 86। तो ये आ गया KIP, ये हमारे पास क्या आ गया, KIP आ गया। अब आप देख लें कि, अब देखें कि KIP ए वाले केस में, ए में क्या होगा, ए में तो भाई देखिए ये KIP जो है KSP ज्यादा है ना। ए वाले केस में
तो के एस पी जो है ग्रेटर देन के आई पी है। ये किसका केस है? ये केस है FeSO4 का। तो अगर यही ज्यादा हो गया, के आई पी कम हो गया, तो नो प्रेसिपिटेशन है ना, तो यहां पर नो पीपीटी, नो पीपीटी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बी वाला केस देखें, बी वाले केस में ये देखिए के आई पी है और के एस पी है, तो यहां से तो भी के एस पी जो है वो ज्यादा है, के एस पी ग्रेटर देन, यहां पर भी के आई पी से ज्यादा है। तो ये किसका केस है? ये MnS का केस है ना, ये MnS का केस है, FeSO4 और MnCl2 है ना। चलिए इसी का लेते हैं हम लोग। तो MnCl2 का केस है, ये MnCl2 का केस है, तो यहां पर भी नो प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सी में देखिए क्या है, के आई पी तो यही रहेगा, के एस पी ZnS किसके, ZnCl2 के लिए है ना, ZnS के लिए वहां पर है FeSO4, इसका केस था। यहां पर जो है आप देखें तो के एस पी इज लेस देन के आई पी, यहां के आई पी ज्यादा हो गया। किसका केस था ये केस था जिंक क्लोराइड का, ये केस है जिंक क्लोराइड का। तो यहां पर क्या होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, है ना, यहां पर पीपीटी फॉर्मेशन होगा, यहां प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी ऑब्टेन्ड, पीपीटी ऑब्टेन्ड, प्रेसिपिटेशन बनेगा, है ना, पीपीटी ऑब्टेन्ड। डी वाला केस देखें तो डी वाले में भी के एस पी लेस देन के आई पी, यहां भी के एस पी कम है, के आई पी ज्यादा है। तो ये किसका केस था? ये केस था CdCl2 कैडमियम क्लोराइड का। तो यहां भी प्रेसिपिटेशन होगा, पीपीटी ऑब्टेन्ड, पीपीटी बनेगा। तो यही हमसे पूछा था कि कहां कहां प्रेसिपिटेशन बनेगा बच्चों। तो ये दो केस में प्रेसिपिटेशन होगा, इस दोनों केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने KIP और KSP निकाला। ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समझाने के लिए काफ़ी समय लिया, जानबूझ करके ये समय लिया, एक एक स्टेप रुक करके आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर बेटा यहाँ से खत्म हो जाता है। वैसे साइंस में बेटा कोई भी चैप्टर कभी ख़त्म नहीं होता, है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जारी रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन जो आते हैं उनको सॉल्व करते रहेंगे, तो फिर चैप्टर हमारे ग्रिप में, आपके ग्रिप में रहेगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन।